वन डे आई विल किल डेथ इफ़ डेथ कम्स बिफोर मी। तो उनको मौत वगैरह से डर नहीं लगता था। वही एग्रेसिव स्पिरिट, वही नेवर से डाई एटीट्यूड जो हम एक परफेक्ट आर्मी मैन में देखना चाहते हैं। अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत आ गई, कसम से मैं मौत को मार डालूंगा। उत्साह से भरे ये अल्फाज भारतीय सेना के एक ऐसे युवा अधिकारी के हैं जिन्होंने 3 जुलाई 1999 यानी आज से करीब 21 साल पहले बहादुरी की वह दास्तान लिखी थी जिसे याद करके आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कारगिल की जंग में दुश्मन के सीने को चीर कर रख देने वाले इस वीर का नाम था शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे। गजब का हौसला था इस वीर सपूत के पास। दुश्मन की गोलियों से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद उनकी उंगलियां बंदूक से नहीं हट रही थीं। वह अपने साथियों को मिशन पूरा करने के लिए उत्साहित कर रहे थे। दुश्मन के हथियारों को उन्होंने अपने साहस से बौना कर दिया था। तो आइए भारत के इस वीर सपूत को जानने की कोशिश करते हैं। यूपी के सीतापुर स्थित रुधा गांव में 25 जून 1975 को एक ब्राह्मण परिवार में मनोज कुमार पांडे जी ने अपनी आंखें खोली थी। इनके पिता का नाम श्री गोपीचंद पांडे तथा माता का नाम श्रीमती मोहिनी पांडे था। घर की हालत ठीक ठाक थी, बावजूद इसके बचपन के कुछ साल उन्होंने अपने गांव में ही बिताए। बाद में उनका परिवार लखनऊ शिफ्ट हो गया था। यहाँ उनका दाखिला रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल में हुआ, जहां उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई की। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने भी 12वीं तक की पढ़ाई रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल से ही की है। उसके बाद उनका दाखिला सैनिक स्कूल में कराया गया। वे शुरू से ही पढ़ने लिखने में मेधावी थे। 12वीं के बाद उनके पास अपना करियर बनाने के लिए ढेर सारे विकल्प थे, लेकिन उन्होंने सेना को चुना। उनके विषय में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। रास्ते कई थे, किसी पर भी सफ़र तय कर सकते थे। होनहार थे इतने, किसी भी क्षेत्र में विजय कर सकते थे। पर परमवीर कहलाना ही उन्होंने ठान लिया था। सेना को ही आखिरी सच, आखिरी रास्ता मान लिया था। असल में बचपन से ही उन्हें सेना की वर्दी लुभाती थी। वह अक्सर अपनी माँ से देशभक्तों की कहानियों को जानने के लिए उत्साहित रहते थे। वह तय कर चुके थे कि वह किसी भी कीमत पर सेना का हिस्सा बनेंगे। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी थी। सुबह जल्दी जागते, कसरत करते और फिर दिनचर्या के हिसाब से पढ़ाई में लग जाते। जल्द ही वह दिन आया जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। एक दिन उनके दरवाजे की घंटी बजी। वह दरवाजे पर गए तो वहां डाकिया चाचा थे। उनके हाथ में मनोज जी के नाम का लेटर था। लेटर को जैसे ही उन्होंने खोलकर देखा, वह खुशी से झूम उठे। सेना से उनको बुलावा आ चुका था। एनडीए में दाखिले के लिए उन्हें एसएसबी के इंटरव्यू की बाधा पार करनी थी। वह आखिरी दिन था। इंटरव्यू पैनल सामने बैठा था। मनोज जी से एक सवाल पूछा गया कि आप आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान चौंक गया। उनके सामने बैठे इस दुबले पतले लड़के ने कहा था, मुझे परमवीर चक्र चाहिए। इस जवाब ने उनकी राहें आसान कर दी थी। वह न केवल इंटरव्यू में पास हुए, बल्कि उन्हें 1/11 गोरखा राइफल यूनिट में भी शामिल कर लिया। देने के लिए गए 67 बच्चे स्कूल से गए थे, उसमें मनोज भी थे। एग्जामिनर ने वहाँ पर इंटरव्यू लेके लिए जो बैठे हुए थे, सभी से कुछ न कुछ पूछा। मनोज से पूछा कि तुम सेना में भर्ती होने के लिए क्यों आए हो और कोई काम क्यों नहीं सीखा। तो मनोज ने दृढ़तापूर्वक विश्वास, अपना आत्मविश्वास वहाँ पर उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि सर, मैं परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आया हूँ।
तो अधिकारी ने कहा जानते हो कैसे मिलता है? तो मनोज जी ने कहा सर जानता हूँ, ज़्यादातर लोगों को मरणोपरांत ही मिलता है, लेकिन मुझे औसत दिया जाए मैं उसको जीवित लाऊंगा। उनकी पहली तैनाती देश के सबसे संवेदनशील प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुई थी। नौकरी के कुछ ही दिन हुए थे तभी सीमा पर आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए उन्हें अपने सीनियर के साथ सर्च ऑपरेशन में जाना पड़ा। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पहली बार उनका सामना दुश्मन से हुआ। दुश्मन के साथ उन्होंने घंटों दो हाथ किए थे। अंत में वह आतंकियों को मार गिराने में कामयाब रहे थे। यह उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन वह इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। इस मुठभेड़ में उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी को अपनी आंखों के सामने शहीद होते हुए देखा था। उनके लिए यह अंदर तक हिला देने वाली घटना थी, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। शायद वह जानते थे कि यह शुरुआत है। उन्हें अभी ऐसे ढेर सारे पड़ाव देखने बाकी थे। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उन्हें सेंट्रल ग्लेशियर की 19,700 फीट ऊंची पहलवान चौकी पर तैनाती का आदेश दे दिया गया था। यह चौकी जहां मौजूद थी वहां की स्थिति सहज नहीं थी। वहां सर्दी का आलम यह था कि ज्यादा देर तक खड़ा तक होना मुश्किल था। मनोज जी के लिए यह एक कड़ी चुनौती थी, लेकिन मनोज जी घबराए नहीं। वह पूरे जोश और जुनून के साथ अपने पोस्ट पर अपने साथियों के साथ खड़े रहे। इसी दौरान पड़ोसी होने के बावजूद पाकिस्तान से भारत के रिश्तों में खटास बढ़ चुकी थी। इस तनाव को कम करने के लिए कारगिल की जंग से ठीक पहले एक महत्वपूर्ण कोशिश उस समय के तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर यात्रा के रूप में की थी। इस प्रयास के तहत 19 फरवरी 1999 को सदा ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए वह प्रथम यात्री के रूप में पाकिस्तान भी गए ताकि भारत पाक के संबंध सुधर सकें, पर अफसोस उनकी यह पहल बेकार रही। 1947, 1965 और 1971 में लगातार हारने के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी फितरत नहीं बदली और 1999 में एक बार फिर से नापाक इरादों के साथ भारत पर हमला कर दिया था, वह भी पीठ पर वार करने की रणनीति के साथ। कैप्टन मनोज जी को दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश मिला। यह सुनकर उनकी मां ने उन्हें फोन किया और उनसे कहा कि जब जंग हो तब तुम अपने पीछे वाले जवानों को आगे करना। तब उन्होंने बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया, जिसे सुनकर आप सबकी आंखें भी नम हो जाएंगी। हमने कहा कि तुम अफसर हो, जब लड़ाई कहीं कुछ होगा तो तुम पीछे रहना, अपने जवानों को आगे भेजना। तो कहने लगे मम्मी जहाँ पर जैसे हम और आप होंगे तो जहाँ कोई मुसीबत होगी तो आप आगे जाओगी कि हमको आगे कर दोगी? तो हमने कहा नहीं हम जाएंगे। तो कहे वो जवान जो मेरे बच्चे की तरह हैं और जब लड़ाई होगी तो हम आगे रहेंगे, अपने बच्चों को आगे क्यों भेजेंगे? तब मेरी समझ में आया इनको देशभक्ति के लिए और अपने जूनियर के लिए कितना प्रेम है। वह 3 जुलाई 1999 को अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन की ओर बेखौफ होकर आगे बढ़ गए। उन्हें खालूबार की पोस्ट को जीतने का मिशन दिया गया था। वह अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे थे, बावजूद इसके दुश्मन को उनके आने की आहट हो चुकी थी। उसने पहाड़ियों में छिपकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। कैप्टन जानते थे कि उनके पास रात का ही समय है खालूबार तक पहुंचने के लिए। सुबह होने पर यह जंग उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। उन्होंने तय किया कि वे आगे बढ़ेंगे। कुछ देर उन्होंने अपने साथियों के साथ बात की और नई रणनीति के साथ टुकड़ी को 2 भागों में बांट दिया। एक को दाहिने से और दूसरे को बाईं तरफ से दुश्मन पर हमला करने का निर्देश मिला। उनकी योजना काम कर गई और वह दुश्मन को चकमा देने में सफल रही। वह आगे बढ़ते जा रहे थे और एक एक करके दुश्मन के बंकरों को खत्म करते जा रहे थे। अभी तक वह दुश्मन के कुल 3 बंकरों को नष्ट कर चुके थे। तभी उनकी नज़र दुश्मन के अगले बंकर पर पड़ी जो ज़्यादा बमबारी कर रहा था। उन्हें पता था कि अगर वह इस बंकर को खत्म कर देते हैं तो उन्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इस संघर्ष में उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आ चुकी थी,
लेकिन उन्होंने इसकी परवाह किए बिना अपने हाथ में हथ गोले लेकर दुश्मन की ओर फेंके। उनका निशाना अचूक था। वह दुश्मन का चौथा बंकर भी बर्बाद कर चुके थे। वह राहत की सांस लेते इससे पहले दुश्मन की मशीन गन से निकली एक गोली उनके सीने में आ लगी। वह जमीन पर गिर पड़े। वह खून से लथपथ थे। बावजूद इसके उनका साहस देखने लायक था। वह हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। वह अपने साथियों को खुद को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। वह अपनी आंखों से अपने मिशन को पूरा होते हुए देखना चाहते थे। उन्होंने बंदूक संभाली और अपने साथियों को मरते मरते कवर फायर तक दिया। उनके साथी खालू बार पर भारत का तिरंगा लहरा चुके थे, पर अफसोस उन्होंने अपने कप्तान को इस संघर्ष में खो दिया था। बाद में भारत को इस युद्ध में फतेह हासिल हुई तो मनोज जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। भारत के तिरंगे की शान को अलग बुलंदी देने के लिए इस वीर योद्धा को देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। वतन पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले इस अमर सपूत को शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।